अब हम दूसरी बुक देख लेते हैं। इसमें से भी आपके 35 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो ठीक है, तो आप तैयार रहिएगा। इसमें मैंने क्वेश्चन आंसर जैसे तैयार नहीं किए, सिर्फ आंसर मतलब पॉइंट टाइप से तैयार कर दिए हैं, क्योंकि अभी इतना टाइम हमारे पास है नहीं है। चलिए, तो भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। भारत विश्व में चीन के बाद जो है भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, यानी कि चीन का जो है वो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है और भारत का दूसरा स्थान है। कहीं कहीं पर टाइपिंग में मिस्टेक है, तो आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। भारत की पहली जनगणना जो है 1872 ईस्वी में हुई थी, तथा भारत की संपूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में संपन्न हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि 1872 में भारत के कुछ क्षेत्रों में जनगणना की गई थी और 1881 में पूरे भारत में जनगणना की गई। ठीक, अगला है, तो अगर संपूर्ण जनगणना पूछा जाता है तो हमें 1881 लिखना है, और अगर पहली जनगणना पूछते हैं तो हमें 1872 आंसर देना है। नेक्स्ट है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक, अगर क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो हमें आंसर उत्तर प्रदेश देना है, और इसके पश्चात महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। ठीक, अगला क्वेश्चन है या अगला पॉइंट है कि 1951 ईस्वी में भारत का जनसंख्या घनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। विगत 50 वर्षों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक वृद्धि दर्ज हुई है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। यहाँ पर 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। उसके पश्चात पश्चिम बंगाल है। यहाँ 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। चलिए, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि 1.64% है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि हमने अभी देखा कि एशिया की 1.6% है और विश्व की 1.6% है, और साथ में भारत की 1.64% है। उसके बाद देख लेते हैं कि 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि की रुद्ध अथवा स्थिर प्रवस्था वाला की अवस्था कहते हैं। ठीक है, फिर है विश्व मानव विकास रिपोर्ट द्वारा बताया गया है कि 2025 ईस्वी तक भारत की जनसंख्या 135 करोड़ को स्पर्श करेगी। फिर है भारत के केरल राज्य में सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किशोर अर्थात 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग का जो अंश है वो 20.9 है। ठीक है, यहाँ पर ये अंत नहीं होगा। ठीक, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, काट देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी 2014 में आरंभ की गई थी। भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति बनाई थी। देश की कुल जनसंख्या का 68.8% गाँव में ही निवास करता है। क्वेश्चन आता है कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या में कितना प्रतिशत भाग निवास करता है जनसंख्या का, तो 68.8% इसका आंसर होगा। तथा भारत में ग्रामीण जनसंख्या के विपरीत नगरीय जनसंख्या का अनुपात मात्र 31.16% है। गियरसन के अनुसार भारत में 179 भाषाएं तथा 544 बोलियां थीं। ठीक है, आधुनिक भारत में 22 भाषाएं अनुसूचित हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारत में कितनी भाषाएं अनुसूचित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 22। ठीक है,
अब आपके लिए क्वेश्चन है कि 10 के नोट पर कितनी भाषाएं छपी हुई हैं। अभी जो हमारे नवीन नोट आए हैं 10 के, उनमें आप लोग अच्छे से भाषाएं पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार अभी आ चुका है तो फिर से भी आने की संभावना है। भारत में धार्मिक समुदाय के में सबसे बड़ा समुदाय जो है वो हिंदू धर्म का है और सबसे छोटा समुदाय जो है वो जैन धर्म का है। कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54.6% कृषक और कृषि मजदूर है। आधुनिक उद्योगों का जन्म सन 1850 में हुआ था। ठीक, उसके बाद है वर्ष 2011 में भारत का नगरीकरण का स्तर 31.16% था। 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या 11 गुना बढ़ी है। उसके बाद है 10 लाख से 50 लाख वाले नगरों को महानगर कहते हैं तथा 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगा नगर कहा जाता है। और भारत का सबसे बड़ा मेगा नगर मुंबई नगरी संकुल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि महानगर कितनी जनसंख्या वाले नगरों को कहा जाता है, तो आंसर होगा 10 से 50 लाख जनसंख्या वाले, तथा मेगा नगर में कितनी जनसंख्या होती है, तो 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगा नगर कहा जाता है। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है मुंबई। ठीक है, मुंबई मेगा नगर की जनसंख्या 1,84,00,000 है। नेक्स्ट चैप्टर है भू संसाधन तथा कृषि। भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के 54% भाग पर अनाज बोया जाता है। भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन प्रदेशों पर की जाती है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किन क्षेत्रों में मुख्यतः शुष्क भूमि खेती की जाती है। चलो, भारत विश्व का लगभग 11% अनाज उत्पादन करता है और विश्व में अनाज उत्पादन में प्रथम स्थान पर अमेरिका है, द्वितीय स्थान पर चीन है तथा भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है। अगले क्वेश्चन है कि भारत की अधिकतर जनसंख्या का भोजन चावल है। हमने इसमें क्वेश्चन नहीं लिए हैं, हमने सीधे पॉइंट्स इसमें ले लिए हैं। ठीक है, तो जो भारत की अधिकतर जनसंख्या का जो प्रमुख भोजन है वो चावल है। भारत के पश्चिम बंगाल में किसान चावल की 2 या 3 फसलें लेते हैं। फसलों के नाम है ओस, अमन तथा बोरो। 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में चावल की प्रमुख फसलों के नाम बताइए। फिर है भारत विश्व का 21.6% चावल का उत्पादन करता है और विश्व में चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन है तथा भारत दूसरे स्थान पर है 2016 के आंकड़ों के अनुसार। अगला है देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि देश का प्रमुख चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है, दूसरा उत्तर प्रदेश है और तीसरे स्थान पर पंजाब है। ठीक, नेक्स्ट है पंजाब एवं हरियाणा में हरित क्रांति के कारण 1970 से चावल की खेती प्रारंभ की गई। भारत में चावल के पश्चात गेहूं दूसरी प्रमुख फसल है और भारत विश्व का 12.6% गेहूं उत्पादित करता है। भारत में गेहूं शरद अथवा रबी की ऋतु में बोया जाता है। देश में कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। गेहूं उत्पादक प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा है। तो प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है। पूछा जा सकता है कि कपास जो है किस जलवायु का पौधा है, तो कपास जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। भारत में छोटे रेशे वाली व लंबे रेशे वाली अमेरिकन दोनों प्रकार की कपास बोई जाती है और अमेरिकन कपास को देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है नरमा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत का कपास के उत्पादन विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। मतलब भारत जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। कपास के अग्रणी उत्पादक राज्य गुजरात तथा महाराष्ट्र हैं। चलिए अगला है जूट का प्रयोग मोटे वस्त्र, थैला, बोरे व अन्य सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है।
आज भारत विश्व का 60% जूट उत्पादित करता है। पश्चिम बंगाल देश के जूट उत्पादन की 3/4 भाग पैदा करता है, अर्थात पश्चिम बंगाल भारत में प्रथम जूट उत्पादक राज्य है। देश के विभाजन के बाद भारत का एक बड़ा जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है, चला गया था। ठीक है। गन्ना जो है वो एक उष्णकटिबंधीय फसल है। सिंधु व गंगा के मैदानी भाग में इसकी अधिकतर फसलें अभी भी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित हैं। ठीक। पश्चिम भारत में महाराष्ट्र एवं गुजरात में भी गन्ने का अच्छा उत्पादन होता है। मतलब प्रथम स्थान पर गन्ना उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ही है। ठीक। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ब्राज़ील के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है, अतः गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील प्रथम स्थान पर है और भारत द्वितीय स्थान पर है। भारत में विश्व का 19% गन्ना उत्पादित होता है। अब देख लेते हैं कि गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। यहाँ देश का 40% गन्ना उत्पादित किया जाता है। दूसरे स्थान पर प्रमुख उत्पादक राज्य है वो है महाराष्ट्र। चलिए अब हम देख लें चाय जो है एक रोपण कृषि है। पूछ सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में चाय डैश 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 कृषि है, तो चाय एक रोपण कृषि है। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। यह उत्तरी चीन के पहाड़ी क्षेत्रों की देशज फसल है। ठीक है, सारे जो पॉइंट्स हैं वो बुक के अंदर से लिए हैं, इसलिए जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे वो ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है। भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई थी। उसके बाद है असम भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है। फिर है दक्षिण भारत में चाय की खेती नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों में की जाती है। नेक्स्ट है कि भारत विश्व में चाय का अग्रणी उत्पादक देश है तथा विश्व का 21.1% चाय का उत्पादन करता है। कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है। ठीक है, कॉफ़ी भी रोपण कृषि है। अरेबिका, रोबस्ता तथा लिबेरिका जो है वो कॉफ़ी की प्रमुख 3 किस्में हैं। इसमें अभी अरेबिका पूछा गया था कि किसकी किस्म है, तो कॉफ़ी की किस्म है ये, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। इन तीनों में से कोई भी किस्म पूछ सकते हैं। भारत में अधिकतर उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। कॉफ़ी उत्पादन में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है, तो भारत जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी 7वें स्थान पर है और कॉफ़ी उत्पादन में भी 7वें स्थान पर है तथा कर्नाटक भारत का प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। अब हम देख लेते हैं जल संसाधन। ठीक है, जल संसाधन जो है वो इसी में है। इसमें 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। भू संसाधन से शुरू है संसाधन वाला पार्ट, और 2 नंबर का इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। ठीक है, तो जल संसाधन में देख लेते हैं कि भारत में विश्व धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.45% जल संसाधन का 4%, मतलब धरातलीय क्षेत्र का इसमें कितना है 2.45% है और जल संसाधन यहाँ पर विश्व के 4% हैं तथा भारत में विश्व की 16% जनसंख्या निवास करती है। केंद्र सरकार द्वारा जनसंपर्क विकास योजना चलाई जा रही है जिसका नाम हरियाली है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जल संरक्षण जल समर प्रबंधन हेतु जो योजना चलाई जा रही है उसका नाम नीरू परियोजना है तथा राजस्थान सरकार द्वारा अलमारी पानी संसद योजना चलाई जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 में प्रारंभ हुई जिसका वर्णन हमारी बुक में है। उसके बाद है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। ठीक, भारत में कोयले का लगभग 97% भाग दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी नदी घाटियों में पाया जाता है। पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार असम, गुजरात, मुंबई हाई में हैं। उसके बाद है उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, मतलब बॉक्साइट उड़ीसा जो है वो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। फिर है भारत
अभ्रक उत्पादन में भारत में झारखंड जो है प्रथम स्थान पर है। इसके पश्चात आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व राजस्थान में भी अभ्रक पाया जाता है। कोयला मुख्य रूप से गोंडवाना और टर्शरी निक्षेप में पाया जाता है और भारत में 80% कोयला है जो बिटुमिनस प्रकार तथा गैर कोककारी श्रेणी का है। ठीक, उसके बाद है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। नियोजन के दो उपगमन होते हैं, खंडीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 4थी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। 1967 में योजना आयोग ने देश के 67 जिलों की पहचान सूखा संभावित क्षेत्र जिलों के रूप में की है। भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमालय प्रदेश के चंबा जिले की तहसील भरमौर और होली जो है इसमें शामिल है। ठीक है, तो भरमौर जनजाति क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है और इसमें 2 तहसीलें शामिल हैं, पहली तो भरमौर और दूसरी है होली। भरमौर जनजाति क्षेत्र में गद्दी जनजाति का समुदाय का आवास है। भरमौर जनजाति क्षेत्र में जलवायु कठोर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भरमौर उपमंडल की जनसंख्या 39,113 थी। भरमौर जनजाति क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया 1970 के दशक में शुरू हुई। एयरलिच की पुस्तक का नाम द पॉपुलेशन बम है और मेडोज की पुस्तक का नाम लिमिट टू ग्रोथ है, द लिमिट टू ग्रोथ। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर को पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था और 1948 में कुंवर सेन द्वारा संकल्पित यह नहर 31 मार्च 1958 को प्रारंभ हुई। यह नहर पंजाब के हरिके बांध से निकलती है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंदिरा गांधी नहर जो है वो किस बांध से निकलती है। ठीक है, अब है परिवहन तथा संचार। परिवहन के साधनों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सड़क जाल है। उसके बाद है वर्तमान में जीटी रोड अमृतसर से कोलकाता के बीच में विस्तृत है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य के समय में किया था। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई का मात्र 2% है, किंतु यहाँ सड़क यातायात का 40% यह सड़कें भार वहन करती हैं। कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक है तो आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचलन 1995 में हुआ था। आगे है राजमार्ग का निर्माण एवं अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और इसके अंतर्गत देश की सड़कों का 4% भाग आता है। जिला सड़कों की लंबाई का 14% भाग देश भर के अंतर्गत आता है और भारत की कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 80% हिस्सा ग्रामीण सड़कों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो ग्रामीण सड़कों का होता है। मई 1960 में सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी और तटवर्ती भागों में लगे हुए राज्यों की सड़कों का विकास सीमावर्ती भागों द्वारा तथा छोटे बंदरगाहों को जोड़ने में किया जाता है। इसे भारतमाला नाम दिया गया है। भारतीय रेल की स्थापना 1853 में हुई थी तथा पहली रेल जो है वो मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। लगभग 34 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत कोलकाता और दिल्ली में नगरीय परिवहन व्यवस्था द्वारा की गई थी। 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण भारतीय रेल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस रेल मार्ग पर 146 नदियाँ, 2000 पुल व 91 सुरंगें स्थित हैं। भारत के पास द्वीपों सहित लगभग 7517 किलोमीटर लंबा व्यापक समुद्री तट है। इस पर 12 प्रमुख तथा 185 गौण पत्तन स्थित हैं। भारत के भार के अनुसार लगभग 95% विदेशी व्यापार महासागरीय मार्गों द्वारा होता है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई तथा पहली वायु परिवहन सेवा इलाहाबाद से नैनी के बीच की गई।
भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था और भारत में वायु परिवहन का प्रबंधन एयर इंडिया द्वारा किया जाता है। एशिया की पहली 1157 किलोमीटर लंबी देश की पाइपलाइन असम से नाहरकटिया तेल क्षेत्र से बरौनी के तेल शोधन कारखाने तक बनाई गई है। भारत में रेडियो का प्रसारण सन 1930 में रेडियो क्लब ऑफ मुंबई के द्वारा प्रारंभ किया गया था और 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया। 1957 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया था। अगला है, भारत में दूरदर्शन की शुरुआत 1976 से हुई। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार समुद्री एवं वायु मार्ग द्वारा संचालित होता है। समुद्री पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है और भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत का सर्वाधिक आयात यूरोप से किया जाता है। अगला पॉइंट है, मुंबई एक प्राकृतिक पत्तन है जो कि देश का सबसे बड़ा पत्तन भी है। कोलकाता पत्तन हुगली नदी पर स्थित है और वेम्बनाड कयाल को अरब सागर की रानी कहा जाता है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश भू आबद्य पत्तन है। चेन्नई एक कृत्रिम पत्तन है जिसे 1859 में बनाया गया था।